आसपास नौजवानों ने रेलवे की इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरे थे जिसे 1 साल में पूरा करने का दावा किया गया था। मगर आपने देखा कि 2018 से अगस्त सितंबर 2020 आ गया, अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आए दिन सहायक लोको पायलट के सताए ये नौजवान ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। इन्होंने पुरानी नौकरी छोड़ दी, नई नौकरी नई सैलरी कब मिलेगी किसी को पता नहीं। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था भारत सरकार का। रेलवे मंत्रालय 2 साल में 1 लाख पदों की भर्ती की परीक्षा पूरी नहीं कर सका। धीरज रखिए, रेलवे की एक और परीक्षा के बारे में बताने जा रहा हूं, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। 28 फरवरी 2019 को नोटिफिकेशन आया कि रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए परीक्षा कराएगी। 35,000 वैकेंसी का ऐलान हुआ। 1 मार्च 2019 से लेकर 12 अप्रैल 2019 के बीच परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन फीस जमा करना शामिल था। इस नोटिफिकेशन में लिखा था कि जून से सितंबर 2019 के बीच परीक्षा होगी। अगस्त सितंबर 2020 आ चुका है, परीक्षा नहीं हुई है। इसके लिए क्यों नहीं आंदोलन हो रहा है? नीट और जेईई की तरह सरकार क्यों नहीं आगे बढ़कर कह रही है कि हम नौजवानों की एनटीपीसी की परीक्षा लेंगे, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाएंगे, जबकि इन्होंने कई बार अपनी परीक्षा को लेकर ट्रेंड कराए हैं। 2019 में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जो कि तकरीबन 1 लाख के करीब थी। उसमें हमने फॉर्म फिलअप किया था और उसमें 500-500 रुपये देकर हमने फिलअप किए थे फॉर्म। अभी तक उसका कोई भी एग्जामिनेशन का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि काफ़ी डिले हो चुकी है एग्जामिनेशन में। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और अधिक दिनों तक अपनी तैयारी को जारी नहीं रख सकते हैं। मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले से हूँ और उन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों में से हूँ जो पिछले 3 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, पर फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो एग्ज़ाम्स की डेट आती है, ना एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ पता होता है और ना ही हमारे मुद्दों पे ध्यान दिया जाता है। सारी न्यूज़ चैनल, सारे मिनिस्टर्स हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट अब तो हाल ये है, जेईई नीट की परीक्षाएं वो हो रही हैं, उनके लिए सोचा जा रहा है, पर हम बेरोजगारों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। करोड़ों की संख्या में नौजवान कई साल से सताए जा रहे हैं। उनकी लोकतांत्रिक और नागरिक चेतना में बदलाव इतना ही आया है कि 1 या 3 लाख डिसलाइक करने की स्थिति में पहुंचे हैं। अंग्रेजी में ऐसे मौकों पर अभिव्यक्ति का एक तरीका है कंधे को झुकाकर आई मीन कम ऑन कहने का। रोजगार का सवाल टफ क्वेश्चन का सवाल है, मुश्किल प्रश्न है। बात सिर्फ रिजल्ट और ज्वाइनिंग की नहीं है। आज की नौकरियां ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की होती जा रही हैं। आधी सैलरी मिलती है, बाकी नहीं मिलती। तरह तरह के शोषण हैं। क्या इसे लेकर कोई चेतना है? बिल्कुल नहीं है, ना राजनीतिक दलों में, ना जनता में। सिर्फ वही व्यक्ति या समूह मीडिया को खोजता है जिसकी ठेके की नौकरी चली जाती है। सांसदों, विधायकों ने अपने लिए पेंशन का पुराना सिस्टम रख लिया, अच्छा किया। बाकी नौकरीशुदा लोगों के लिए पेंशन का पुराना सिस्टम खत्म कर दिया, बाजार को दे दिया। क्या वाकई आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? आई मीन कम ऑन। 19 अगस्त को एक फैसला हुआ कि सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा के लिए नई रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी। प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्वीट किया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा है, परीक्षा नहीं हो रही है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। उसके लाखों ट्वीट उनके हैंडल से टैग किए गए, मगर किसी मंत्री तक ने जवाब नहीं दिया। मगर जिस दिन जब नई भर्ती एजेंसी बनाने का फैसला हुआ तो कितने उत्साह से कई प्रकार के मंत्री उस फैसले को ट्वीट कर रहे थे। यानी एक बड़ी समस्या के ऊपर एक नई एजेंसी के ख्वाब की चादर डाल रहे थे, ताकि ऊपर से सोफा या बिस्तर गंदा ना लगे। जबकि नई भर्ती एजेंसी में रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं को भी शामिल किया गया था, मगर उनकी पुरानी परीक्षाओं की बात तक नहीं की गई। कई जिलों में परीक्षा केंद्र पहले से बने हैं, तभी तो नीट और जेईई की परीक्षा हो रही है। मगर पत्रकार से लेकर ट्विटर के अनुचरों को लगा कि कोई नई व्यवस्था बनने जा रही है। अगर ये परीक्षा केंद्र ना बने होते तो आज किसके दम पर ये नीट और जेईई की परीक्षाएं होती, आप इतना ही अंदाजा लगा लें। भारत में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का हाल आप देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि अगर आप चाहें तो एक परीक्षा का विज्ञापन निकालकर युवाओं को कई साल तक फंसा सकते हैं।
वे इंतजार कर लेते हैं। कई राज्यों में लोग 8-8 साल से इंतजार कर रहे हैं। छात्र खुद से नहीं बोल पा रहे हैं। कम ही छात्र कैमरे पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते हैं। समझा जा सकता है, उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। छात्र परेशान हैं, करोड़ों की संख्या में। अच्छी बात है कि कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक उनके बदले बोल रहे हैं। बस इतना ध्यान रहे कि सारा अकाउंट ठीक होना चाहिए, वरना रिया चक्रवर्ती के घर पर जो ईडी की टीम है वो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना पहुंच जाए। ऐसे ही सावधानी के लिए बोल रहा हूं। वैसे भी सारे बयान जारी करने वाले शिक्षक सावधान हैं इस बात को लेकर कि किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं दिखना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। ये 1140 करोड़ बैठता है, ये बैठता है 1140 करोड़। एक बहुत बड़ा स्कैम नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? एक बहुत बड़ा एक झोल नहीं समझ में आ रहा है? ये वो बच्चे हैं जो कि उन 90,000 सीटों को देख करके आकर्षित हुए, मेहनत की, तैयारी किया इन करोड़ों लोगों ने, ताकि वो जो सीटें हैं उनमें से कुछ जो है बच्चे बहुत डेडिकेशन से आते हैं, कई तरीकों से वो झेल करके तैयारी करते हैं, और कुछ सीटें जो उनकी होती हैं उसमें वो मेहनत अपनी जान लगाने के लिए रेडी रहते हैं। हमें पता है ये न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाने वाले हैं, न्यूज़ चैनल वालों को कोई मतलब नहीं है। ये जो आज तक है इसको चेंज कर देना चाहिए, नाम को सुशांत तक कर देना चाहिए। आज तक को जो रिपब्लिक टीवी है उसको सुशांत टीवी कर देना चाहिए, एबीपी न्यूज़ को सुशांत न्यूज़ कर देना चाहिए। जब भी ओपन करो, हम कभी सोचते हैं कि कभी ना कभी कोई तो ऐसी न्यूज़ आएगी जो कि युवाओं के हमारे काम की होगी, लेकिन नहीं। जिस चीज़ में टीआरपी मिले, जहां पे हल्ला हो, जो सेंसेशनलाइज हो सके, जिस चीज़ में ज़्यादा व्यूज़ आ सके, बस वही न्यूज़ देनी है और कुछ भी नहीं देना है। चिल्लाओ, क्रिएट करो, माहौल बनाओ, और बस ये हम नहीं समझते क्या कि अगर सुशांत की ज़्यादा न्यूज़ देंगे, ऑब्वियस सी बात है इससे बिहार में आपको फायदा होगा। दूसरा, महाराष्ट्र की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सरकार तक गिरी जा सकती है। अरे तो वो ठीक है, वो भी आप लोग अपना पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं करिए, हम तो उसमें कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन एक प्रॉपर टाइम हर चीज़ को देना ज़रूरी है। ये है हमारी डेमोक्रेसी, ये है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के होते हैं 4 पिलर। एक पिलर तो हम लोग खा गए पहले से ही, सड़ गया एक पिलर जो मीडिया का था वो तो सड़ गया। एटलीस्ट हम लोग जो वी द पीपल हम लोग प्रियम्बल में बोलते हैं वो तो हम लोग बचा के रखें, हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता आती है जब हमारी कंट्री पे भरोसा होता है। जब हमारी कंट्री पे भरोसा ही नहीं होगा, युवा का खुद की कंट्री पे ही भरोसा नहीं है, खुद के देश पर, खुद की सरकार पर भरोसा नहीं होगा, तो कैसे होगा? अभी अगर मान लीजिए यही लोग, ये 2.3 करोड़ बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है मोदी जी। आप जो बोलते हैं ना, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल करके मैं उनको बताता हूँ, लेकिन आज मेरे पास बताने के लिए मोदी जी कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है इसमें। इसी कारण मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को प्लीज़ आप समझिए, इस मुद्दे को पीएमओ इंडिया की तरफ से फॉरवर्ड कराइए, इस मुद्दे को आप जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवाइए। और मैं जो आप लोग मेरे को देख रहे हो, आप लोग ने मेरे को इतना साथ दिया है, आज एक बार और साथ दे दो, एक बार बस और साथ दे दो। आपका एग्ज़ाम आपने आरआरबी नहीं दिया है या फिर एसएससी सीजीएल नहीं दिया है, कभी ना कभी कोई ना कोई तो एग्ज़ाम दोगे। आज यहाँ हुआ है, कल कहीं और होगा। मैं ट्विटर में एक्टिव ही नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम मेरा ट्विटर अकाउंट क्या था। अभी मैं लॉगिन किया, अभी मैंने एक पोस्ट डाला है उसमें। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी तरफ से, आप लोग की तरफ से एक इनिशिएटिव हो। चाहे आप लोग आरआरबी का एग्ज़ाम दिए हो या फिर एसएससी का नहीं दिए हो, उससे मतलब नहीं है। आज इस एग्ज़ाम में हुआ है, कल किसी और में होगा, क्योंकि समस्या यहाँ पे नहीं है, समस्या बेसिक मेंटालिटी में है, फाउंडेशन में है, और वो चेंज होना ज़रूरी है। हम लोग इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आप ट्वीट करिए इसी स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग बिना चेंज किए, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट एंड स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ एक और हैशटैग जो मैं देख रहा हूँ कि लोग कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, करना चाहिए। नो जॉब
नो वोट। अगर आप जॉब नहीं देंगे, हमारी काबिलियत के हिसाब से जॉब नहीं देंगे, तो आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल। दोस्तों नीचे कमेंट करो, नीचे कमेंट करो। नीचे यूट्यूब में भी हैशटैग चलाओ, यूट्यूब भी पकड़ता है हैशटैग को, ट्विटर भी पकड़ता है। कुछ लोग को यूट्यूब के हैशटैग्स का नहीं पता है। आप लोग सेम हैशटैग यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाओ तो आप करो ये, क्योंकि मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो आई होप छुप जाते, पता नहीं क्यों डरते, क्यों डरते, क्या कर लेंगे यार, क्या कर लेंगे। अगर हम ही लोग, अगर ऐसी सिचुएशन अगर होती ना तो देश आजाद नहीं होता, पता है। अगर अभी जो हमारी जनरेशन है ना, ये जनरेशन अगर ना 1947 और 1900 और 1800 के आसपास होती ना, देश आजाद नहीं होता, पता है। हम भले चाहे बड़े स्मार्ट हो गए, बड़े टेक्नोलॉजी वाइज हो गए, लेकिन अब गुदा नहीं है लिखने का। हम हमेशा ना गिरते हुए व्यक्ति को अपोज करना जानते हैं, गिरते हुए व्यक्ति को अपोज करते हैं, उस वे में अपोज करते हैं। क्या बोलूंगा मैं। तो प्रॉब्लम ये, वेट कर रहा हूं, बोला हाँ, ये बाबू सोना वाला जनरेशन है। जीडीपी -23.49 और गिरते जा रही है, बोला इस बारे में। लेकिन किसी को बात करने का नीड ही नहीं है। सब लोग क्या बोल रहे पता है, मेरे को तो लगता है कि कल अगर कोई वैक्सीन आ गई ना, तो मीडिया बोलेगी कि मोदी जी बोले थे कि ऐसी वैक्सीन बनाओ करके। और वो भी जो लोग भी इंडिया से कोई बनाएगा, बोलेंगे मोदी जी हमको डेली कॉल करते थे उस वैक्सीन के लिए। उस वैक्सीन में लिखा रहेगा मोदी जी का कुछ, उस वैक्सीन के ऊपर फोटो बनी रहेगी। ये तो प्रॉब्लम है। मैं उनके उसमें नहीं जा रहा हूं, वो 2-3-4 अच्छे काम किए होंगे, लेकिन ना वो मेरे को पसंद नहीं है। मैं जैसे मैं हूं राम भक्त हूं, जय श्री राम है हूं मैं, मतलब हिंदू हूं तो क्यों नहीं होगा। फीलिंग है, स्ट्रांग फीलिंग है, जय श्री राम वाली फीलिंग क्यों नहीं रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। लेकिन मेरे को ना वो वाला पार्ट नहीं है, मेरे को नहीं है वो वाला पार्ट कि अयोध्या में जो मंदिर बना और वो इंपॉर्टेंट था, इट्स ओके। लेकिन मेरे को लगता है कि उन सबसे ऊपर हो सकता है कई लोग हमेशा इन्हीं सब बातों के कारण ना थोड़े से डाइवर्ट होते हैं। बहुत सारे लोग पूरे लोग स्टेटस लगा रहे थे, बहुत सारे लोग पूरा स्टेटस लगा रहे थे, मोदी जी की फोटो लगी थी, जय श्री राम लिख के लगा रहे थे। मैं नहीं लगाया, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है जो गलत है मैं उसमें बात रखूंगा। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ना सिर्फ ना पॉलिटिक्स कर रही है, गवर्नमेंट वोटिंग के लिए, वोटिंग के बारे में सोच रही है। गवर्नमेंट ये पार्ट देख रही है कि लोग इमोशनल किस वे में कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उनको बनाया जाए, कैसे कास्ट वाइज अलग अलग किया जाए। मैं बोल रहा हूं कि यार सब चीज आप करो, सब चीज आप करो, आप करप्शन करो, लेकिन ना देश को आगे रखो। फर्स्ट ना आप देश को आगे रखो। कुछ नहीं हो रहा, पता है आपके पास कुछ नहीं। अभी मैं बीच में एक न्यूज में पढ़ रहा था कि एक मेरे को स्टूडेंट भेजा था, एक्चुअली टेलीग्राम में भेजा था कि एक न्यूज था, न्यूज पेपर का कट था, वो भेजा था कि एक ऐसी होगा जो बर्तन वगैरह का कुछ उसका था, जो एक बड़ी सी शॉप वगैरह थी उसकी, और मार्केट में जैसे होते हैं जो बर्तन वगैरह सेल करते बड़े बड़े फॉर्म में। तो अब ये कोरोना वाला पार्ट हुआ तो वो सुसाइड लेटर पूरा लिखा, और उसकी वाइफ, वो और एक बेटी और एक बेटा, और जबकि बेटी और बेटा भी बड़े थे, सब लोग सुसाइड कर लिए। वो लिखा कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ फाइनेंशियली, मैं स्ट्रॉन्ग ही नहीं, मतलब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी चीज़, इस कोरोना के कारण सब मेरा बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। दिनों दिन ना लोग डिमोटिवेट होते जा रहे, डिप्रेस होते जा रहे, सच बता रहा हूँ। और बता मेडिकल फैसिलिटी नहीं है इसमें से कोई अगर मेरे को बता दे कि उसको कोरोना हुआ था और उसको लगता है कि अरे सर बड़ा अच्छा है, हॉस्पिटल में मैं गए सर, बहुत बेहतरीन टाइप का था, जिस टाइप का ना मीडिया दिखाती है, जिस टाइप का। आप ना वो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है ना, जो नर्स वगैरह, उनसे पूछिए उनकी क्या सिचुएशन है, उनका क्या स्टेटस है। मैं तो कुछ लोगों को जानता हूं जिन लोगों को ना कोई केयर नहीं है, एक मरीज की क्या केयर करेंगे। हॉस्पिटल में जो नर्स और जो डॉक्टर है, बेसिक डॉक्टर, उनकी कोई केयर नहीं, बता रहा हूं मैं। लेकिन वही बात है कि इस बात को रखेगा कौन, इस बात को कौन रखेगा। हम जो गवर्नमेंट का जो अपोजिशन है वो एकदम ही वीक है, उनको समझ ही नहीं आता, उनको तो अपोज करना नहीं आता यार। इसलिए चीजें चल रहा है। बोला अभी कोई ना कोई उनके पास ब्रह्मास्त्र होता है, कोई ना कोई इशू आता है, कोई ना कोई एकदम मस्त टाइप की चीजों को डाल देते। इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ आता रहता है उनका,
अब प्रॉब्लम वही है ना कि देश में कुछ अपोजिशन बोला स्ट्रांग वे में लेता नहीं है, तो फिर लास्ट में हमको बताया जाता है कि बताओ कौन होगा, बताओ कौन संभालेगा देश को। एक ही तो व्यक्ति है, हमको माइंड में डाल दिया गया है, हमारे पेरेंट्स लोगों के माइंड में डाल दिया गया कि एक ही व्यक्ति जो देश को बचा सकता है। बार बार ये बोल बोल के डर क्रिएट कर दिए। बताओ क्या हमारे पूरे देश में 130 करोड़ में कोई व्यक्ति ही नहीं है, मतलब एक स्मार्ट व्यक्ति नहीं है पूरे 130 करोड़ लोगों में? आप ये मानते हो 130 करोड़ लोग मतलब बेवकूफ है, उनके पास नहीं है, लोग देश नहीं चला सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं यार।